हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली थ्रू द एजेस, यानी कि ये आपका जनरल इलेक्टिव होने वाला है, जो कि आप जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, चाहे आप बीए ऑनर्स पॉल साइंस कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, या इकोनॉमिक्स या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो। अगर आप सॉल में हो, अगर आप सॉल में नहीं हो और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, तो भी आप कोई भी ऑनर्स कर रहे हो, कोई भी बीएससी हो या कुछ भी, उसके अंदर अगर आपका जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री है तो ये आपके लिए वीडियो है। 4 क्रेडिट का आपका ये होता है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये वीडियोस जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फ्रेम आउट किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूजीसीएफ की जो न्यू रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग फ्रेम आउट किया गया है एनईपी 2020। और इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है एज़ कम्पेयर टू अदर सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है कि इसमें चेंज आए हैं सॉल के मटेरियल में। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो है मैं आपको पूरे जितने भी इसके सॉल के जितने भी ये जो पूरा बुक है इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम कोशिश करेंगे कि विद इन 1 आवर जो है हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 1 घंटे में जो है हम 1 यूनिट निपटा दें, और आपके 4 यूनिट जो है 4 आवर्स में जो है ये फिनिश हो जाए। ठीक है, हम कोशिश करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है 4 यूनिट दिए गए हैं आपको, और इसके अलावा मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाएगा। जी हाँ, मतलब पूरा का पूरा जो आपको हिस्ट्री है उसका वन शॉट रिवीजन मिल जाएगा, और आपको जो है कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो वीडियो भी मैं जल्दी से अपलोड करूँगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सारे नोट्स जो है दिल्ली थ्रू द एजेस के वो अपलोड हो चुके हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए, वो भी अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, हैंड रिटन नोट्स। और इसके अलावा एक और बात यहाँ पर शुरुआत करते हैं, वो ये है कि अगर आप सॉल के स्टूडेंट हो, एनसी वेब के स्टूडेंट हो, या आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपके लिए ये मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मटेरियल खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। और ये मटेरियल एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, इसलिए मैं इसे यूज़ करके आपको पढ़ाऊँगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसका हम क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। क्रेडिट की बात करें तो इसमें 4 क्रेडिट्स आपके होने वाले हैं। इसमें 3 लेक्चर्स आपको पर वीक लगेंगे एटलीस्ट, और एक जो है आपका ट्यूटोरियल लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है आज, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए और इजी है ये चैप्टर समझना, क्योंकि आपने अभी तक ये बहुत सारी प्लेसेस को विजिट किया होगा। और अगर नहीं भी रहते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझा दूंगी, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिल्ली की जो हिस्ट्री है, वो दिल्ली की हिस्ट्री हम इसमें पूरी तरीके से समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है एंशियंट दिल्ली एंड एडजॉइनिंग साइट्स, इंद्रप्रस्थ, अशोकन एडिक्ट्स, मेहरौली आयरन पिलर एंड लाल कोट। तो देखिए, एक चीज़ हमें समझ में आती है कि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ दिल्ली पास्ट। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ की हिस्टोरिकली जब हम कोई भी चीज़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज लगते हैं, एक लिटरेरी सोर्सेज लगते हैं। दिल्ली की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमने कौन से सोर्सेज को रेफर किया है वो समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहले का जो सेटलमेंट था वो कौन सा था। तो हम देखते हैं कि इंद्रप्रस्थ जो है वो सबसे पहले का सेटलमेंट था, लेकिन इसके हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग क्या, हमें अभी तक के कोई एविडेंस मिलता ही नहीं है, बिकॉज जैसे कि जो एग्जीबिशंस हुए हैं साइट पे, वो जो है वैदिक पीरियड का, हमें उसमें कोई भी तरीके का मेंशन पॉटरी वगैरह नहीं देखने को मिलती है। तो हम अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि यहाँ इंद्रप्रस्थ था या नहीं था। इंद्रप्रस्थ, एज यू नो, महाभारत के अंदर पांडवास के रहने की जगह को इंद्रप्रस्थ कहते थे। ठीक है, इंद्रप्रस्थ का एक्चुअल मीनिंग जो लिटरल सेंस है, ये जो इंद्रप्रस्थ यानी यहाँ पर जो है इंद्र की रहने की जगह। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों सिटीज़ हैं, हस्तिनापुर, पानीपत और तिलपट, इसका मेंशन हमें मिलता है महाभारत में। और हमें लगता है कि ये सिटीज़ यहाँ पर होगी, बिकॉज ऐसा लिखा था कि ये जो सिटीज़ है ये यमुना रिवर के किनारे है। और आपको पता है कि दिल्ली से यमुना रिवर जाती है, इसलिए हो सकता है कि ये तीनों जो सिटीज़ है यहाँ बस्ती होगी। बट अभी हमें इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। और इंटरेस्टिंगली, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली पुराना किला पे एग्जीबिशंस जो है फिर से शुरू हुए हैं। अभी तक के 4 से 5 बार एग्जीबिशंस हो चुके हैं।
स्टार्टिंग में बीबी लाल द्वारा और बाद में जाके एएसआई बहुत सारे लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एग्जीबिशन जो है करवाए हैं, लेकिन अभी तक के हमें जो है कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसके बारे में नहीं मिलता है। अगर हमें इसके बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है, जैसे कि समझिए अगर हमें कोई भी तरीके का टूल वगैरह मिल जाता है, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हो सकता है कि पांडवास जो है वो एग्जिस्ट करते थे। लेकिन हिस्टोरियंस का इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का ओपिनियन है, और वो ओपिनियन आज हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लालकोट के बारे में समझेंगे, महरौली आयरन पिलर के बारे में समझेंगे, और जो कि अगर आप कुतुब मीनार गए हो तो आपने वहाँ पर जो है महरौली आयरन पिलर को देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है मैं आपको फोटोज प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। उसके बाद हम कुछ तरीके की ग्लॉसरी को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो आपको पता है कि दिल्ली जो है बहुत टाइम से जो है कैपिटल रह चुकी है, मतलब इंडिया का कैपिटल नहीं बोल रही हूँ मैं, हमेशा से जो जितने भी रूलर्स आए हैं, अगर आप तोमार डायनेस्टी से देखो, ठीक है, तोमार डायनेस्टी से देखो, उसके बाद आप देखो कि जो हमारे दिल्ली सल्तनत आए थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डायनेस्टी चली थी, उसमें सब में जो है कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विस कैपिटल रह चुका है, और एक ऐसी सिटी है जो बहुत टाइम से जो है इनहेबिटेड है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो दिल्ली है, देखिए आपको मैंने बताया है, पांडवास ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर रह रहे थे, मतलब 5,000 साल पहले। उसके बाद तोमार्स, चौहान्स, ममलूक और खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, सूरीस, उसके बाद मुगल्स का जो दूसरा वाला जो स्टैंड आता है, जो थोड़ा सा वीक रहता है, वो रहते हैं, और फिर ब्रिटिश क्राउन। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, और दिल्ली हमेशा कैपिटल रहा है बहुत सारी जगहों का, जैसे कि दिल्ली जो है ना, मतलब ऐसी दिल्ली नहीं था कि ये दिल्ली सिटी है, इसमें छोटी छोटी सिटीज़ हुआ करती थी जो पहले इनहेबिट हुई और बाद में जाकर जो उनका कॉन्ग्लोमरेशन है। तो इंद्रप्रस्थ जो है ऐसा माना जाता है पांडवास यहाँ रहते थे। उसके बाद लालकोट ने तोमार द्वारा जो है इसको कैपिटल बनाया था। राय पिथौरा जो है चौहान द्वारा जो है, मतलब चौहान, आपको पता है पृथ्वीराज चौहान इसके जो है रूलर रह चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने राय पिथौरा बनाया था, इसे किला राय पिथौरा कहते हैं। किला राय पिथौरा का लिटरल मीनिंग ये है कि राय पिथौरा किसको कहा जाता था, पृथ्वीराज चौहान को भी कहा जाता था, और किला राय पिथौरा मतलब फोर्ट ऑफ राय पिथौरा, ठीक है, मतलब उनका किला रहने के लिए। उसके बाद जब अटैक हुआ महमूद गजनवी का, तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ममलूक जो है यानी कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, और यही एरिया को एक्सटेंड करके जो है महरौली बना दिया जाता है। फिर यही एरिया को बाद में जाके जब खलजीस आ जाते हैं, ठीक है, तो महरौली से थोड़ा सा कैपिटल शिफ्ट होता है सीरी में, और सीरी भी जो है दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद हमको देखने को मिलेगा तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि तुगलक द्वारा जो है फाउंड किया गया था। उसके बाद जहाँ पन्हा आपको देखने को मिलेगा, फिरोजाबाद आपको देखने को मिलेगा, दीन पन्हा, शेरगढ़, शाहजहानाबाद। तो अब ये हम पूरा का पूरा जो है हमारा ये टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का। उसके बाद हम समझते हैं, वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो बहुत सारे जो है ना ये सिटीज़ जो है कॉन्ग्लोमरेशन है दिल्ली, और बहुत बार ये बनी है, बहुत बार डिस्ट्रॉयड हुई है और वापस बनी है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंस होने के बावजूद यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि इसलिए यहाँ पर आपको मतलब हर तरीके के लोग दिखेंगे। कुछ हो सकता है एंशियंट टाइम से रह रहे हो, कुछ जो है मेडिवल टाइम से रह रहे हो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में ऑफकोर्स सी बात है कि इंडिया का कैपिटल है। उसके बाद ये कॉलोनियल का भी कैपिटल रह चुका है, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है दिल्ली को बिल्ड किया फाइनली, तब से जो है इंडिया का कैपिटल दिल्ली बन गया है। उसके बाद हम समझेंगे कि अगर हमें दिल्ली के बारे में समझना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो है शुरुआत हुई इसकी अर्ली हिस्ट्री से। तो आज जो है हम अर्ली हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट को कंसिडर करेंगे, वो एक इंद्रप्रस्थ को, एक तोमार और चौहान के कंस्ट्रक्शंस को। जो तोमार और चौहान मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तोमार्स कब आए थे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तोमार्स जो है, तोमार द्वारा जो है 736 एडी में ऐसा माना जाता है कि 736 एडी में पहली बार जो है दिल्ली को बसाया गया, लालकोट। ठीक है, और उसी तोमार्स ने जो है करीबन ये देख सकते हो आप 300 साल रूल किया। उसके बाद जो है चौहान आते हैं, चौहान ने जो है वो करीबन ज़्यादा टाइम नहीं रूल किया। उसी के बीच में जो है अटैक हो जाता है मतलब मोहम्मद महमूद गजनवी का, और फिर फाइनली जो है वो चल जाती है पावर जो है मुस्लिम रूल के हाथ में, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इंडिया के फर्स्ट दिल्ली सुल्तान बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जो है क्या क्या सोर्सेस यूज़ करने वाले हैं। तो हमको देखने को मिलता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम से जो है दिल्ली जो है ह्यूमन सेटलमेंट का हिस्सा रह चुकी है। अब प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एज द नेम सजेस्ट, प्री मतलब होता है कि पहले, हिस्ट्री
हिस्टोरिक मतलब जैसे कि देखिए एक ऐसा टाइम पीरियड भी रहा होगा ना वर्ल्ड में जब किसी को इतना ज़्यादा लिटरेसी नहीं थी, या फिर आप देख सकते हो उतना ज़्यादा जो है लिटरेसी वाइड स्प्रेड तो अभी भी नहीं है इतना पूरा हम देखेंगे वर्ल्ड में। बट उस टाइम पे बहुत जो है कम लिटरेट लोग होते होंगे और इतना ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनकी जो डेली लाइफ्स है उनको लिख के रखा जाए। जैसे कि आप इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे देखते हो, मोहनजोदारो और हड़प्पा, वहाँ पर आपको जो स्क्रिप्ट दिखती है, ठीक है, वो अभी तक के अनडेसिफर्ड है। उन लोगों ने कुछ लिखा तो है, ठीक है, बट वो अभी तक के हम पढ़ नहीं पाए, वो एनिग्मेटिक है। मतलब करीबन कितने साल पुरानी है वो, ठीक है, आज से हम देख सकते हैं कि अराउंड 2000 BC की है, मतलब आज से 4000 साल पुरानी है। इतनी भी पुरानी नहीं है क्योंकि देखिए हमने 2000 साल पहले की अर्थशास्त्र को डिकोड कर दिया, ठीक है, लेकिन हम 4000 साल पहले, इतना भी पुराना टाइम नहीं होता है क्योंकि हम देखते हैं दुनिया का जो है इवोल्यूशन हम देखते हैं लाखों सालों से चल रहा है। तो 4000 साल पहले का हमें जो है स्क्रिप्ट जो है हम अभी नहीं समझ पा रहे, ठीक है, हम क्योंकि वो हमें संस्कृत लैंग्वेज में नहीं देखने को मिलती है, कुछ अलग ही लैंग्वेज है उसकी, साइन लैंग्वेज में भी हो सकती है उस टाइम की। तो हमको देखने को मिलता है कि उस टाइम के हमें कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलते कि हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकें। इसलिए तो आपको ऐसा थोड़ा अधूरा अधूरा, जैसे कि आप देखोगे मेडिवल टाइम में क्या होता है, आपको पूरा हर चीज़ मालूम होती है, ठीक है, कि बाबर यहाँ पर कौन से ईयर में आया, 1526, कितने साल रूल किया, अकबर कौन से ईयर में आया, अकबर के टाइम पे कितना रूल किया, कहाँ पर रूल किया, कैसे कैसे रूल किया, सब आपको मिलेगा। क्योंकि ये मेडिवल टाइम में उस टाइम पे लिटरेसी बहुत वाइड स्प्रेड थी, जो कोर्टियंस थे उनसे खुद राजा लोग लिखवाते थे अपनी हिस्ट्री। एन अकबरी, अबुल फजल, इतनी बड़ी बड़ी हिस्ट्री जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा मतलब है ना क्या कहते हैं, जो मेडिवल टाइम था उसमें हम देखोगे हिस्ट्री भर भर के लिखी गई है, ठीक है, और किताबें भर भर के पढ़ी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं है, आप जाके पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगी, आपको ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाएगा, आपको इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, आपको जो है लिटरेरी सोर्सेस मिल जाएंगे। बट जब आप बात करते हो एंशियंट टाइम्स मतलब आप कंसिडर कर सकते हो 2000 से पहले, आज आप 2023 में रह रहे हो, 2023 के पहले वाला मतलब 2023 साल से पहले, उस टाइम की आपको हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज उस टाइम पर इतना ज़्यादा जो है लिटरेरी स्प्रेड नहीं थी। दूसरी चीज़, स्प्रेड होगी भी तो हमको उनकी स्क्रिप्ट समझ में आती नहीं है। तो मतलब ये है कि दिल्ली जो है उस टाइम से जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से जो है इनहेबिटेंट रह चुका है, ठीक है, और स्टोन टूल्स भी मिले हैं हमें, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता ना कि कहाँ से मिले हैं। और अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें स्केलेटल रिमेन्स ही नहीं मिले, ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोग जो है यहाँ रहते होंगे। तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चला है कि लोग रहते थे या नहीं रहते थे। और हमें कुछ जो है लेट हड़प्पन रिमेन्स मिले हैं। देखिए आपको, आपने 12th क्लास पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि अर्ली हड़प्पन एज और लेट हड़प्पन एज, ठीक है, दोनों चीज़ आपको पता होगी, ठीक है, अर्ली हड़प्पन वर्सेस लेट हड़प्पन, दोनों का टाइमलाइन होता है अलग अलग और कुछ नहीं। तो लेट हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन, क्योंकि हम मानते हैं कि इंडिया जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, या फिर जिसको हम इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, तब से जो है चला आ रहा है। तो अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन मतलब ये कि पहले के जो हमारा मतलब जो सबसे पुराने थे, पुराने जो हमको सबसे ज़्यादा एविडेंस मिलते हैं उनको हम अर्ली हड़प्पन कहते हैं। और फिर वो पूरी जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो तबाह हो जाती है। अननोन रीज़न है, आज तक कोई फाइंड नहीं कर पाया, लेकिन पूरी इतनी अच्छी बसी हुई इन सिविलाइजेशन जो है वो पूरी तबाह कर दी जाती है, ठीक है, कैसी होती है, क्यों होती है, नो बडी नोज। और तबाह भी तो ऐसी, जैसे कि आप सोच सकते हो ना कि कुछ लोग रहेंगे और फिर दुनिया में फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नहीं, पूरा मतलब पूरा का पूरा जो है वहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि एक भी जन नहीं बचता। उसके बाद करीबन 200-300 साल तक हम देखते हैं कि वो इनहेबिटेंट मतलब नहीं रहती, वहाँ पर कोई नहीं रहता। ये हम किसको किसके बेसिस पे हम कह रहे हैं, जब हम आर्कियोलॉजिकली चीज़ों को देखते हैं, हम जो है ना जब स्ट्रेटियोग्राफी करते हैं, ज़मीन के अंदर जाके देखते हैं, माउंट को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि बहुत सालों तक मतलब वहाँ पर कोई नहीं रहा। फिर लेट हड़प्पन जो है चीज़ें शुरू हुई, और लेट हड़प्पन में हमको देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा जो है हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं मिलती है, जैसे कि अर्ली हड़प्पन साइट्स थी, जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो टाइम पीरियड की बात करें तो हम उसको 3 फेज़ में डिवाइड कर देते हैं। एक हमें लगता है कि जो अर्ली हड़प्पन फेज़ है वो है 3000 बीसी, यानी आज से करीबन 5000 साल पहले, से लेकर 2600 बीसी, यानी आज से करीबन समझ लीजिए 4500 साल पहले, जो 500 साल के लिए करीबन रहा, फिर वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, सोचिए आप। और करीबन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद मैच्योर हड़प्पन जो है फेज़ आता है, उसमें 2600 बीसी
से लेकर 1900 बीसी तक के हमको देखने को मिलता है। उसके बाद लेट हड़प्पन फेज हमको देखने को मिलता है 1900 से 1300 बीसी। तो ये आपको जो है दिमाग में रख लेना है, लिख के आपको रख लेना है कि कभी भी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आए कि ये लेट हड़प्पन जल्दी हड़प्पन क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए जब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मतलब अभी तो आपको समझ में आ गया अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन। इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लेट हड़प्पन के कुछ हमें रिमेन्स मिलते हैं। देखिए ध्यान में रखना, लेट हड़प्पन के हमें रिमेन्स मिलते हैं, अर्ली हड़प्पन के अभी तक हमें कोई रिमेन्स नहीं मिले हैं। और यही मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि जो इंद्रप्रस्थ है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ अगर 3000 साल पहले एग्जिस्ट 3000 बीसी में एग्जिस्ट करता था, अगर इंद्रप्रस्थ जो है वो 3000 बीसी में एग्जिस्ट करता था, तो उसके जो है अर्ली एविडेंस होंगे, लेकिन उसका कोई भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक देखने को नहीं मिलता है। अगर हमें अभी हमें सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन जो लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं उसमें बहुत सारी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की जो है मिलावट की गई है। हम समझेंगे भी आगे जाके, आपको मैं बताऊंगी। अभी के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं कभी भी हिस्टोरिकल एविडेंस की तरह नहीं समझे जा सकते। इसलिए महाभारत में जो चीज़ें लिखी गई है कि पांडवास एग्जिस्ट करते थे और कुरु, पांचाला, ये सब जो भी चीज़ें लिखी गई है, ये चीज़ जो है हम एग्जैक्टली कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें जो है कोई भी तरीके की डेट मेंशन नहीं है। डेट मेंशन नहीं है, इसलिए हम उसको हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं कंसिडर कर सकते। और वो जो है एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, वो हम तब समझ पाएंगे जब हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाएंगे। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलने के बावजूद हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि जो महाभारत में लिखा है वो पूरा सही है। हम बस इतना कह सकते हैं कि हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट हिस्टोरियंस का इसमें डिफरेंट ओपिनियन है। और ये बहुत डिबेटेड इशू भी रहा है कि क्या कहते हैं महाभारत क्या ट्रू स्टोरी है। इसमें बहुत सारे जो है हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी जो है राय लिखी है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अभी के लिए हमें समझना है कि लेट हड़प्पन रिमेन्स जो हमें भोरगढ़ में मिलते हैं, जो कि नरेला के पास है, नॉर्थ दिल्ली, आप नाम याद रख सकते हो, मंडोली। वैसे तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आने वाला है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट बीसीएस वगैरह, तो आप भोरगढ़ या नरेला, मंडोली, ये सब लेट हड़प्पन रिमेन्स है जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 बार जो है एग्जीबिशन किया गया पुराना किला में। ठीक है, पुराना किला में 3 बार एग्जीबिशन किया गया। क्यों किया गया? पुराना किला हुमायूं द्वारा बनाया गया है इन 15-16 सेंचुरी। तो वहाँ पर क्यों हम एग्जीबिशन क्यों कर रहे हैं, वो उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि हमें एक चीज़ समझ में आती है कि पुराना किला भले ही मतलब हुमायूं द्वारा बनाया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो जहाँ पर बनाया गया है ना, ये पुराना किला की आपको फोटो दिख रही होगी, तो ये जहाँ बनाया गया है, ये जो है उधर उस जगह पे बनाया गया है जहाँ पर इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर इंद्रप्रस्थ था, ऐसा माना जा रहा है। तो इंद्रप्रस्थ आपको पता है 3000 बीसी से रिलेटेड है, तो इसलिए जो है ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये उधर बनाया गया है जहाँ इंद्रप्रस्थ है, और इसलिए लोग यहाँ पर जो है ना एग्जीबिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली एग्जीबिशन फिर चालू हुआ है। इससे पहले 3 बार एग्जीबिशन हो चुके हैं। पहला एग्जीबिशन अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है 1954 से 1955 के बीच में। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जीबिशन हमको देखने को मिलता है बीबी लाल द्वारा करा गया था, फ्रॉम 1969 टू 1973। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, मैं नोट्स में कवर कर लूंगी, आपको नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए। 2013 से 2014 और 2017 से 2018 बाय वसंत कुमार स्वानकर द्वारा भी यहाँ पर एग्जीबिशन किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया क्यों पुराना किला में एग्जीबिशन किए जा रहे हैं। पुराना किला इज मेड बाय हुमायूं, लेकिन हमें कुछ लिटरेरी सोर्सेस ऐसे मिलते हैं, तो हमें लगता है कि पुराना किला जो है वो बनाया गया है इंद्रप्रस्थ की जगह पे। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पर एग्जीबिशंस करते रहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट, हमें जो है मैंने आपको बताया कि कोई भी तरीके का रिलेटेड मतलब रिलेटेड टू इंद्रप्रस्थ हमें कोई भी तरीके का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है, इसलिए हम अक्सर क्या करते हैं, एंशियंट लिटरेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें डेट्स आपको नहीं मिलती है, इंफॉर्मेशन अनसर्टेन है, और इसके अलावा माइथोलॉजी उसमें कंबाइन है, तो हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर भी अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हमें जो थोड़े बहुत स्टोन टूल्स मिले हैं, देखिए स्टोन टूल्स भी हमें एग्जैक्टली इंद्रप्रस्थ की साइड से नहीं मिले हैं, ये हमें दूसरी जगह से मिले हैं। तो हम अगर स्टोन टूल्स को कंसिडर कर ले, पोएट्री को कंसिडर कर ले, और अगर हम लिटरेचर को भी कंसिडर कर लें, ठीक है, तो उपिंदर सिंह जो है
अपनी बुक में बताते हैं कि एंशियंट दिल्ली उन्होंने बुक लिखी और उन्होंने जो है स्टोन एज से लेके राजपूत तक की कहानी लिखी, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हिस्टोरियंस होते हैं इनके वर्क को आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज अक्सर आपको पता है जैसे कि जो पहले हिस्टोरियन हमारे इंडिया में आए थे, फर्स्ट जो एएसआई के वो बनते हैं, वो क्या बताते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, सिर्फ वो बताते हैं मतलब वो 2000 ईयर्स पहले तक की, लेकिन बाद में जाकर डिस्कवरी होती है कि इंडिया इंडिया की हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। तो मतलब हिस्टोरियंस जो है ना वो सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं कि जितना उनको पता होता है, लेकिन हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब हिस्ट्री कभी भी खत्म नहीं होती, जो खत्म हो चुकी है उसको भी बाद में जाकर आप डिस्कवर कर सकते हो। देर इज ऑलवेज अ स्कोप। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्री प्री हिस्टोरिक टाइम है उसमें आपको जो है कोई भी तरीके के आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते, जो लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें माइथोलॉजी मिली हुई है, सुपरनैचुरल पावर्स मिले हुए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आपको डेट का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन अगर इसलिए लोग कहते हैं, जो स्कॉलर्स कहते हैं कि आप जो ओरल हिस्ट्री है उस पर विश्वास करो। लेकिन आपको पता है ओरल हिस्ट्री जो होती है, जिसके मैंने आपको बताया कि अर्ली हड़प्पा से बीच में मैच्योर हड़प्पा में, ठीक है, उस टाइम पे सब लोग जो है खत्म हो गए थे, तो फिर वो पास कैसे होगी ओरल हिस्ट्री? तो ओरल हिस्ट्री जो है वो पास होती है, तो वो जो है लिखी हुई नहीं है लेकिन सिर्फ लोगों के याद में है, तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो तो सिर्फ चलो 200-300-500 साल पहले आपके, अगर आप नानी से पूछोगे, उनकी नानी ने उनकी नानी को बताया होगा, तो आप समझ लो मुगल की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन 3000 साल पहले की हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब एग्जिस्ट करती थी, तो उस टाइम पर जो प्रेजेंट डे, मतलब प्रेजेंट डे नहीं, उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, जैसे कि आपको पता होगा क्रीट, ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि सुमेर, ठीक है, तो वहाँ से इजिप्ट, मतलब वहाँ से उनका जो है रिलेशन हुआ करता था। वैसे ही मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में क्या कहते हैं 5000 साल पहले कुछ था नहीं। आप देखो ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत पहले की मानी जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे कि जब इंडिया में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, बाहर भी जो है क्या कहते हैं सिविलाइजेशंस थे, और उनके साथ ट्रेड जो है हुआ करती थी। क्यों, कैसे मालूम पड़ेगा हमको ट्रेड होती थी? हमने पता क्या नहीं, हमने देखा कि यहाँ पर जो चीज़ सेम चीज़ मिल रही है ना हमें, वो वहाँ पर भी देखने को मिल रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में ट्रेड होती थी। तो वैसे ही हमें पता चलता है कि दिल्ली के अंदर जो है आयरन एज के टाइम पे, आयरन एज आपको पता है कौन से टाइम से शुरू होती है? अ, देखिए अलग अलग एज होती है, ब्रॉन्ज एज होती है, आयरन एज होती है। तो वैसे ही आयरन एज जो है इंडिया के अंदर, आयरन एज जो है अलग टाइम पे शुरू हुई, और ब्रॉन्ज एज जो है वो अलग टाइम पे शुरू हुई। तो जब इंडिया में जब आयरन एज शुरू होती है, उस टाइम पर हमको देखने को मिलता है कि आयरन का काम शुरू हो जाता है, कौन सी बात है। तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि एक जो है कनेक्शन हमको देखने को मिलता है विद दी पीपल, कुछ दूसरे भी पार्ट ऑफ इंडिया से कनेक्शन मिलता है दिल्ली का। कैसे पता चलेगा? देखिए, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कुछ जो है जैसे कि मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती और कौशाम्बी, ये कुछ सिटीज है जिसके जो है कनेक्टेड थी। ऐसा माना जाता है दो ट्रेड रूट थे जिसको हम हाईवेज भी कहते हैं, और उनका नाम था, दो ट्रेड रूट का नाम रखा गया है उत्तर पथ और दक्षिण पथ, ठीक है। दो नाम रखे गए हैं, ये दो नाम किससे रखे गए हैं? ये हमें जो है एंशियंट टेक्स्ट मिलते हैं उससे हमने इनके नाम रख दिए, ठीक है। हमें इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिलता है कि ये जो है बेसिकली क्या कहते हैं दक्षिण पथ और उत्तर पथ एक्सिस्ट करता था, बट हमें इतना ज़रूर पता है कि ये जो है कनेक्टेड था विद द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ऑफ कोर्स सी बात है, देखिए दिल्ली में हर चीज़ मिले ज़रूरी नहीं थी, ठीक है, दिल्ली से दूर दूर से सामान आता होगा, उसके लिए हमें रोड की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं दो रोड थे, एक उत्तर पथ और एक दक्षिण पथ। अब समझते हैं दिल्ली के अर्लीस्ट जो है हम देखेंगे सेटलमेंट के बारे में। तो दिल्ली आपको पता है यमुना रिवर पे प्लेस्ड है बहुत अच्छे तरीके से। जब यमुना रिवर पे प्लेस्ड है तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अर्लीस्ट जो हम सेटल होते हैं जहाँ पर हम कभी भी रिवर के पास सेटल होते हैं, पहले मोटर पाइप वगैरह नहीं होता था कि पानी चढ़ा देंगे, दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि आप रिवर, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी के बिना आप कैसे रहोगे? जहाँ पानी रहेगा आप एग्रीकल्चर कर लोगे, लेकिन आपको जो है सेटल तो पानी के पास होना पड़ेगा। तो बेसिकली यमुना रिवर पे जो है जहाँ सेटल होते हैं, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन्स के बीच में थी, ठीक है, और डेजर्ट के बीच में थी। कैसे? यहाँ पर अगर आप दिल्ली की ज़रा थोड़ा सा इधर साइड देखोगे, आपको अगर आप इंडिया का मैप इमेजिन कर सकते हो,
तो आप देखो कि राजस्थान आपको देखने को मिलेगा, अरावली साइड देखने को मिलेगी, ठीक है, अरावली रेंज देखने को मिलेगी। उसके बाद आप ऊपर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा हिमालय, ठीक है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है आपको देखने को मिल रहा है बैरियर है, मतलब वहाँ से लोग नहीं आ सकते, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के एरिया से आ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि इस टाइम पर जो है अरावली का जो है हमको रेंज देखने को मिलता है। और इसी के साथ हमको देखने को मिलता है कि यमुना रिवर के पास दिल्ली बेस्ड है, तो हम मान सकते हैं कि दिल्ली जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से हो सकता है, बिकॉज क्योंकि हमको कुछ स्टोन एज आर्टिफैक्ट्स जो है वो मिलते हैं, तो हम मान सकते हैं, बोल सकते हैं कि दिल्ली जो है क्या कहते हैं, हो सकता है कि स्टोन एज मतलब जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से जो है एग्जिस्ट करता हो। और साथ साथ हमें लेट हड़प्पन साइट्स तो मिलती है, मैंने आपको दिखाया था, अभी बताया ऊपर, ठीक है। और लेट हड़प्पन साइट्स का मैंने आपको जो है टाइम फ्रेम भी बताई थी, ठीक है। लेट हड़प्पन जो साइट्स है उसका 1900 बीसी से, अगर आप प्रॉपरली कंसिडर करो 1300 बीसी तक के, ठीक है। तो आप उसको सेकेंड मिलेनियम बीसी भी बोल सकते हो, नो इश्यूज फॉर दैट। तो आपको जो है लेट हड़प्पन साइट्स भी मिलती है, तो हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इसमें अर्ली हमें जो है कुछ स्टोन एज आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और देखिए रिवर यमुना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको लगेगा, लेकिन रिवर यमुना को हम माइग्रेटिंग रिवर भी कहते हैं। माइग्रेटिंग रिवर, आपने कभी सोचा होगा कि कभी कोई रिवर होती है वो अपना रास्ता जिंदगी में चेंज कर लेगी, मतलब यहाँ से यहाँ बह रही है तो वो उल्टा बहने लग जाएगी, जैसे बोलते हैं ना उल्टी गंगा, देखिए ऐसा जैसे हो गया। उसके बाद कभी समझ लीजिए ऐसी बह रही है तो कभी उसका उसने पार्ट चेंज कर लिया और ऐसी बहने लग गई, ठीक है, ऐसी बहने लग गई। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हुआ क्योंकि उसमें देखिए जोग्राफिकल कंडीशंस होती है। कैसा होता है जोग्राफिकल कंडीशन, उसमें होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि क्या होता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ऐसा माना जाता है कि यमुना जो है एक माइग्रेटिंग रिवर है, जिसको हम टेम्परामेंटल रिवर भी कहते हैं। और ये पहले जो है रिवर जो है सरस्वती में बहती थी, ठीक है। सरस्वती जो है एक हमने नाम ले लिया है क्योंकि हमें जो है ये मिथिकल नाम मिलता है एंशियंट टेक्स्ट से, तो हमने यही नाम ले लिया है, ठीक है। तो ये सरस्वती में बहती थी और बाद में जाकर जो है टेक्टोनिक मूवमेंट होने के कारण सरस्वती को छोड़ गई, ये हमारी थ्योरी है, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। ये ईस्ट में बहने लग गई और ये गंगा को ज्वाइन कर दी, मतलब करीबन करीबन 4000 साल पहले यमुना जो है आज जैसा बह रही है ना वैसे बहने लग गई, ईस्टवर्ड में जो है वो बहने लग गई। तो बेसिकली मतलब यहाँ पर हमको 6 पैलियो चैनल मिलते हैं। पैलियो चैनल क्या होता है ना कि जो एक जगह पे जहाँ रिवर बहती है, ठीक है, एक जगह जैसे समझ लीजिए आप एक जगह पे बहुत टाइम तक पानी डालिए रोज, ठीक है, घर के बाहर मिट्टी है, वहाँ पानी डालिए, रोज डालना, ठीक है। थोड़ा टाइम बाद आप जो है ना डालना बंद कर देना, वहाँ आपको जो वहाँ की जो मिट्टी मिलेगी ना वो थोड़ी सी अलग मिलेगी। तो वो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है पानी पहले डाला जा रहा था लेकिन अब यहाँ पानी नहीं डाला जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पैलियो चैनल्स। तो जैसे रिवर्स होती है ना, रिवर्स का भी पैलियो चैनल होता है, जहाँ पर मतलब है ना क्या कहते हैं, एक जगह पे एक ऐसी हमें ड्राई ज़मीन मिलती है जहाँ पर हमें ऐसा दिखता है कि यहाँ पर हो सकता है कि रिवर बहती हो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का जो है हमें एविडेंस मिलता है। तो इसलिए 6 पैलियो चैनल जो है डिस्कवर किए गए हैं रिवर यमुना के। आई होप इट्स क्लियर, मतलब जो है क्या कहते हैं यमुना रिवर है वो एक माइग्रेटिंग रिवर है। वो पहले जो है कहीं और बहती थी, उसके बाद 4000 साल पहले कहीं और ज़्यादा वो बहने लग गई है, और 6 पैलियो चैनल हमको देखने को इसके मिलते हैं। उसके बाद हमको ये भी समझ में आता है कि जब हम यमुना रिवर के जो चैनल से मैंने आपको बताया 6 पैलियो चैनल्स थे, पैलियो चैनल्स मैंने आपको समझा दिया। उसके अंदर जब हम जो तरीके का जब हम डिस्कवर वो करते हैं एक्सकवेशंस करते हैं तो हमको पता चलता है कि वहाँ पर जो है ना स्टोन टूल्स हमको देखने को मिलते हैं, स्टोन एज के मिलते होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। और हमको हड़प्पन एरा में जो कुछ तरीके के ना पता है बीड्स बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाई जाती थी, तो उस टाइम का भी हमको जो है ना बहुत सारे जो है एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना यमुना रिवर के अलावा दिल्ली रिज की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, जैसे कि थॉमस क्रॉले अपने बुक में बताते हैं कि जैसे कि उस टाइम पर लोग जो है ना क्या करते होंगे, पैलेलिथिक एज की बात कर रहे हैं वो। तो क्वार्ट्ज़ाइट वो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए क्वार्ट्ज़ाइट आज भी देखेंगे आप अरावली रेंज में बहुत ज़्यादा फाउंड होता है, गुजरात में फाउंड होता है, राजस्थान में फाउंड होता है और दिल्ली में फाउंड होता है। तो वो बोलते हैं कि हो सकता है क्वार्ट्ज़ाइट बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन हुआ करता होगा उस टाइम पर लोगों के लिए, कब पैलेलिथिक एज में, ठीक है। तो वहाँ पर क्वार्ट्ज़ाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता होगा, ऐसा कौन बोल रहे हैं, थॉमस क्रॉले बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली की जो शुरुआत हुई थी, जो ओरिजिन हुआ था, वो हमें मतलब पता नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। हमें जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस, और दिल्ली का नाम नहीं था, पहली बात तो बता दें कि दिल्ली की जो इंद्रप्रस्थ वाली जगह है जो मैंने आपको बताया आज के टाइम पे पुराना किला वाली जगह है, इसका भी कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है आर्कियोलॉजिकली।
लिटरेरी सोर्सेज से बात करें, लिटरेरी सोर्स भी नहीं हम उसको कह सकते हैं, हम उसको लीजेंड कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिटरेरी सोर्सेज क्या होती है, तारीख होती है, इतिहास होता है, ठीक है। इतिहास और तारीख का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेट, ठीक है। मैंने आपको कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 में शुरू हुआ, ठीक है। अब मैं आपको डेट बताऊंगी, इस तारीख को शुरू हुआ, ठीक है। आप मुझसे बोलोगे क्या सोर्स है, सोर्स के बिना हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती। मैं आपको सोर्स के रूप में क्या दिखाऊंगी, गांधी जी ने जो लेटर लिख के भेजा था किसको, वहाँ के उस टाइम के वाइस रॉय को, कि अगर आपने क्या कहते हैं ऐसे ऐसे मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत कर दूंगा, वो आपको दिखाऊंगी। आपको मैं जवाहरलाल नेहरू की जो है बुक में दिखाऊंगी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, आपको गांधी जी की बुक में दिखाऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। उसमें जो है डेट वाइज मेंशन होगा। तो ये हो गई लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज भी फॉल्स हो सकती है, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि किसी ने कुछ लिखा है, आप कुछ लिखते हो, ज़रूरी है 100% सच लिखते हो, ठीक है, नहीं लिखते हो, लेकिन उसके बावजूद हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जब इसमें डेट ही नहीं दी हुई है तो हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हम लेजेंड मानते हैं, सिर्फ लेजेंड। लेजेंड के अकॉर्डिंग, यानी जो एक तरीके से मिथ चली आ रही है, जो कि आपको कैप उसमें देखने को मिलती है एपिक महाभारत में, इसलिए तो उसमें हम बताते हैं कि उसमें हमको देखने को मिलता है कि इंद्रप्रस्थ जो है वो युधिष्ठिर द्वारा फाउंड की गई थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है, लेजेंड के अकॉर्डिंग। और है ना, ये अमरावती की तरह दिखती है, अमरावती की तरह दिखती है, जो कि कैपिटल है इंद्र का, ठीक है। और ये इसको पुरातत्तम कहा गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाउन कहा गया है इसको, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता था उस टाइम पे, जैसे कि सकराप्रस्थ, सकरापुरी और खांडवप्रस्थ, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है इंद्रप्रस्थ का मेंशन हमें इंद्रपट्ट या इंद्रपट्टाना के रूप में भी मिलता है पाली लैंग्वेज में। देखिए, आपको पता होगा कि जो पाली लैंग्वेज होती है और संस्कृत होती है, प्राकृत होती है, बुद्धिस्ट लैंग्वेज होती है, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं सेम होती है, तो उसमें इसलिए जो है हमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम मिलता है। और इंद्रपट्टाना को कुरु किंगडम का कैपिटल बताया गया है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि पुराना किला जो है वो ही जो है जगह है इंद्रप्रस्थ की, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन हमें कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता, बार बार आपको यही बुक में लिखा मिलेगा, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इसमें जो बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं, महाभारत जो लिखी गई है, और उसके अलावा जो आपको देखने को मिलता है, इसके अराउंड आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट के कुछ मिलते हैं, लेकिन इसको हम हिस्ट्री में नहीं कंसिडर करते, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लिटरेरी सोर्सेज बिकॉज दे लैक डेट, ठीक है। आज आप कुछ लिखोगे उसमें डेट नहीं लिखोगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप डेट लिखोगे उसमें वैल्यू है। तो इसलिए जो है डेट नहीं रहा तो नो हिस्टोरिकल टेक्स्ट, तो वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है, इसलिए हम उसको बिलीव नहीं करते। बट हम उपिंदर सिंह बताती है कि पुराना किला एक इंपॉर्टेंट साइट है, और इसलिए वहीं पर खुदाई होती रहती है। हमें पता भी नहीं है कि पुराना किला जो है वो बेसिकली है भी कि नहीं है। मतलब पुराना किला, सॉरी, पुराना किला तो है ही, वो हुमायूं द्वारा बनाया गया। पुराना किला इंद्रप्रस्थ की साइट थी या नहीं वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम वहाँ रिसर्च करते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंद्र बारह, ठीक है। इंद्र बारह जो है प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि इंद्र बट्टा से ही आया है, ठीक है। तो इंद्र बारह जो है प्लोटेमी की ज्योग्राफी, उस टाइम में आपको पता है ना प्लोटेमी कौन था, ठीक है। प्लोटेमी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेसिकली प्लोटेमी जो है एक टाइम वो जोग्राफर था, एक बहुत ज़्यादा फेमस जो है जोग्राफर माने जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है 100 AD के अराउंड जो है एग्जिस्ट करते थे रोमन एम्पायर में। तो इनकी जो बुक है उसमें हमको देखने को मिलता है इंद्र किसके बारे में, जो हमने अभी डिस्कस किया, इंद्र बारह के बारे में हमको डिस्कशन इसके बारे में देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है हो सकता है कि प्लोटेमी के द्वारा जो इंद्र बारह के बारे में डिस्कस किया गया है, ये जो है यही इंद्रपट्ट भी हो। उसके बाद हम उपिंदर सिंह के बारे में देखें, तो उपिंदर सिंह क्या बताती है, देखिए प्राकृत वर्ड के बारे में बताती है। प्राकृत वर्ड क्या होता है, प्राकृत वर्ड जो है ऐसा माना जाता है कि इस तरीके की कुछ लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं संस्कृत से होती है रिलेटेड, लेकिन प्राकृत जो है वो रीजनल लोगों की, मतलब इनफॉर्मल लोगों की जो है भाषा मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो है अगर प्राकृत की बात। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि ये इंद्र बारह वाली बात हो गई, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है ये जो इंद्र बारह में जो प्लोटेमी जिस ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, हो सकता है ये इंद्र बारह की ज्योग्राफी ही हो। अब देखिए, हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपको हमेशा आ सकता है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं।
जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसमें आपको आता है कि आप डिस्क्राइब कीजिए कि किस तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होती है ना, वो आपको किस तरीके से बताती है कि लिजेंड से वो किस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, टू वॉट एक्सटेंट कैन द आर्कियोलॉजी ऑफ दिल्ली बी कोरिलेटेड विद द लिटरेरी एविडेंस ऑफ द एपिक्स। ठीक है, तो उसमें दोनों चीज़ बतानी है कि किस तरीके से कनेक्टेड है और किस तरीके से नहीं है। तो आपको यहाँ पर PGW यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये पेंटेड ग्रे वेयर जो होती है, पेंटेड ग्रे वेयर, तो इस तरीके की पॉटरीज वगैरह आपको मिलती है यहाँ पर। तो ये आपको पुराना किला पे मिलती है, लेकिन इसका ये महाभारत के टाइम पे है ऐसा प्रूफ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है कि देखिए यहाँ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें महाभारत का टाइम फ्रेम नहीं मालूम है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी नहीं मालूम है कि जो पॉटरी है, वो पॉटरी हमें करीबन 500 ईयर्स पहले की भी मिलती है, 1000 ईयर्स की पहले की भी मिलती है, वो हम पढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हमें कुशाना डायनेस्टी का भी मिलता है, मुगल डायनेस्टी का भी मिलता है, सॉरी मौर्य डायनेस्टी का भी मिलता है। मुगल का तो ऑफकोर्स मिलेगा ही, वो तो ऊपर स्टैट्योग्राफी में मिलेगा आपको। मुगल से पहले मौर्य, प्री मौर्य मिलता है, महाजनपद का एरिया का मिलता है। वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी मिलता है। और मतलब ये तो पता चलता है कि वहाँ पर जो है लोग रह रहे हैं 2-3 हज़ार साल से, तब समझ में आता है। जैसे कि पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री जो मिलती है ना हमें, तो उससे हमें पता चलता है पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री, और उसमें 600 BC की मिलती है। ठीक है, 600 BC। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मतलब ऐसा माना जाता है कि ये आयरन एज कल्चर के टाइम का है। ठीक है, और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि ये ऐसा माना जाता है कि लेट वैदिक पीरियड क्या हो सकता है। लेट वैदिक पीरियड आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर हम ऐसा मानते हैं कि 1500 से 500 BCE के बीच में हो सकता है। तो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि एक है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आयरन एज का ही है, और ये भी आपको 700 से 200 BC का माना जाता है। ठीक है, मतलब जो जो चीज़ें मिल रही है वो उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें जो है हो सकती है। तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है यूपी के अंदर, मथुरा के अंदर, नॉर्थर्न ब्लैक कलर का। ठीक है, और वैसी चीज़ें आपको जो है न्यू दिल्ली से भी देखने को मिलती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न ब्लैक वेयर का जो है दिल्ली या फिर जहाँ पर एंशियंट मतलब इंद्रप्रस्थ में भी आपको देखने को मिलती है। अब उसके बाद हम बैक करते हैं, उसके बाद हम एक और चीज़ समझते हैं कि ये तो हो गया, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी होगी, ये सब चीज़ें याद करनी की है। ठीक है, आप सोचोगे ऐसे ही हो जाएगा तो नहीं चलेगा। शुंगा और कुशाना एम्पायर पीरियड जो था, तो शुंगा जो है एम्पायर, वो एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने मगध पे रूल किया था। ठीक है, मगध पे रूल किया था 185 से लेके 73 BC तक के। तो वहाँ का भी हमें देखने को मिलता है। ओके, और ये जो है क्या कहते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो शुंगा एम्पायर मौर्यन एम्पायर से जो है पावर इनके पास जाती है। देखिए इंडो ग्रीक्स ने है ना जो कॉइन बनाए थे, आपको पता होगा, दे वर द फर्स्ट वन, जिनको हम यावना किंगडम भी कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो है उन लोगों ने कॉइन्स जो है प्रिंट करवाए थे, प्रिंट बोर्ड इंस्क्राइब करवाए थे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शुंगा डायनेस्टी का जो है ना यहाँ से यहाँ तक का रूल था। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि शुंगा डायनेस्टी के बाद आपको देखने को मिलता है कि दूसरी जो डायनेस्टीज आई उनका भी हमें कहीं ना कहीं जो है मेंशन देखने को मिलता है थ्रू दी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, जैसे कि कुशाना पीरियड का। तो कुशाना पीरियड जो है वो भी जो है क्या कहते हैं, उसका भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंद्रप्रस्थ का हमें मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कब का है, ये अर्ली फर्स्ट सेंचुरी का है। ठीक है, और ये अर्ली फर्स्ट सेंचुरी का है, और ये भी जो है अलग अलग एरिया में फैला हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है पूरा का पूरा इन द पार्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थर्न इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है, तो कुशानास जो है इसका भी हमको देखने को मिलता है। बट इसके बाद हम ये नहीं समझ सकते कि ये कौन थे, या फिर है ना क्या कहते हैं, मतलब इनका ही रिलेटेड है, वो सब हम नहीं समझ सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि जो वीके स्वर्णकर ने जो एग्जीबिशंस किए हैं, उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जो PGW है ना, PGW मतलब समझ आना चाहिए आपको, पेंटेड ग्रे वेयर, और NBPW मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, दोनों का कल्चर मिलता है। लेकिन इसके बाद भी हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये इंद्रप्रस्थ के टाइम का है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आंसर में लिखनी है। मॉडर्न पीरियड का भी हमको बहुत कुछ मिलता है। मॉडर्न पीरियड आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बचपन से अपने मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ा है। तो मॉडर्न पीरियड जैसे कि 322 BC में फाउंडेड माना जाता है बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और जो है मतलब मौर्यन एम्पायर जो है वो चलता है 185 BC तक के।
ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। मौर्यन एम्पायर बहुत जो है फैला हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट एम्पायर था। और इसमें आपको देखने को मिलता है अशोका का भी रूल आता है, ठीक है। और बहुत सारे आपने चीज़ें ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ी होगी। और फिर उसके बाद जो है शुंगा एम्पायर आता है, जिसके बारे में अभी आपने डिस्कस कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है, ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पे आपको पता है ये अर्थशास्त्र लिखी गई थी, जो कि कौटिल्य द्वारा। तो ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है, मान ली। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ से मिलती है, यहाँ से आपको मिलता है मड ब्रिक, ठीक है, मड ब्रिक मिलता है। और इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलता है कॉपर कॉइन्स। कॉपर कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने को मिलते हैं। स्टैम्प सील इम्प्रेशन, स्टोन कार्विंग, स्टैम्प सील इम्प्रेशन भी देखने को मिलते हैं, और कार्विंग्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो स्टेम सील क्या होता है, इस तरीके का स्टोन होता है जो पहली बार हमको देखने को मिलता है कि 4 मिलेनियम बीसी, मतलब 4000 साल पहले पहली बार हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आज के टाइम पे हम स्टील करते हैं ना, तो सील करते हैं किसी भी चीज़ पे मार के, तो वैसी ही जो है सील्स हमको इंडस सिविलाइजेशन से भी मिल रही थी। और वैसी ही सील हमको जो है 4th सेंचुरी बीसी से भी मिलती है, जब आपको जो है मॉडर्न पीरियड से भी ये सील देखने को मिलती है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक और चीज़ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर हमको जो है सिंपल ग्रे वेयर और सिंपल रेड वेयर पोएट्री भी मिलती है। ये जो है प्री मॉरियन एरा की है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो महाजनपद का जब टाइम था ना, तब भी है ना यहाँ पर जो है हो सकता है यहाँ पर कि है ना क्या कहते हैं सेटलमेंट लोग रहते हो। तो महाजनपद आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डीसी सरकार के बारे में। तो डीसी सरकार जो है एक तरीके के चीफ एपिग्राफिस्ट थे, जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो है उन्होंने काम किया था, ठीक है। और उन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग इंद्रप्रस्थ जो है ना वो मॉडर्न पीरियड की एक सिटी थी। उन्होंने ऐसा अपना जो है जीनेसिस दिया कि उन्होंने जो फाइंडिंग्स की उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो इंद्रप्रस्थ है ना वो एक तरीके से मॉडर्न टाइम पे एक सिटी थी, ठीक है। और ये उन्होंने किस बेसिस पे किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फाउंड की श्रीनिवास पुरी पे। और श्रीनिवास पुरी जो कि है ना अशोका के टाइम पे थी, तो उनको लग रहा था कि हो सकता है कि ये जो है मतलब ये जो है क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं जो इंद्रप्रस्थ है, ये इंद्रप्रस्थ जो है मौर्यन एम्पायर के पीरियड में ही एग्जिस्ट करता होगा। तो श्रीनिवासपुरी कहाँ है, सदर्न पार्ट ऑफ दिल्ली में एग्जिस्ट करती है। अब ये तो सब बातें हो गई थी जो लिजेंड की थी और आर्कोलॉजिकल एविडेंस की थी। अगर आपको एग्जाम में आता है कि आप लिटरेरी सोर्सेज से बताइए कि लिटरेरी सोर्सेज को यूज़ करके आप बताइए कि जो इंद्रप्रस्थ है वो कहाँ पर था, तो लिटरेरी सोर्स में पहली बार जो है सबसे लिटरेरी सोर्स मैंने आपको बता दिया। लिटरेरी सोर्स ऐसा सोर्स रहेगा जिसमें आपको जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री का मेंशन मिलता है। तो हिस्ट्री में जो है सबसे पहले 16th सेंचुरी में एन ए अकबरी द्वारा अब्बुल फजल द्वारा एन ए अकबरी जो है अब्बुल फजल द्वारा लिखी गई थी। और आपको पता है ये जो है अकबर की जो है बायोग्राफी के रूप में उभर कर आती है। तो एन ए अकबरी में जो है अबुल फजल ने लिखा था कि दिल्ली जो है ओरिजिनली इसका नाम जो था इंद्रपट था। इंद्रपट क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि प्राकृत में इंद्रपट नाम चलता है। अब ये नहीं पता कि इंद्रपट कब है, ठीक है। और वो बताते हैं कि इंद्रपट को ही जो है हुमायूं ने जो है रिकंस्ट्रक्ट करके दीन बना जो है एरिया बना दिया था, ऐसा भी वो बताते हैं। मतलब इतना तो हमें समझ में आ जाता है। इसलिए तो कहीं न कहीं हम कोशिश करते रहते हैं कि बार-बार हम जो है पुराना किला में ही एग्ज़िबिशन करने लग जाते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही, ठीक है? तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही में आपको देखने को मिलता है शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़। शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़ कौन है मैं आपको बता दूँ। फ़िरोज़ शाह तुगलक आपको पता है कौन थे, ठीक है? सुल्तान थे तुगलक डायनेस्टी के। वो उनके कंटेम्परेरी थे शम्स सिराज अफ़ीफ़। वो तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही लिखते हैं। तारीख़ मतलब क्या होती है, हिस्ट्री, मतलब वो फ़िरोज़ शाह की जो है ना एक तरीके से बायोग्राफ़ी लिखते हैं। और जो साथ-साथ जो है ना बेसिकली अफ़ीफ़ जो है वो क्या कहते हैं, ऑलरेडी एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे और वो पूरी उनकी जो है हिस्ट्री लिखते हैं, किनकी हिस्ट्री लिखते हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखते हैं। तो वो पूरी लाइफ टाइम उनकी हिस्ट्री लिखते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा समझने का, क्योंकि हम जो है वो उनके कंटेम्प्रेरी थे, तो हम उसके सोर्सेज को बिलीव कर सकते हैं। इसलिए जो है वो लिखते हैं कि इंद्रप्रस्थ जो है मेन कंट्रोलिंग सेंटर था ऑफ अ परगाना, ठीक है। परगाना का जो है एक मेन क्या था, कंट्रोलिंग सेंटर था। तो इस तरीके से बताते हैं। उसके बाद हमें 14th सेंचुरी मेडिवल इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो कि वेस्ट दिल्ली में मिलता है। देखिए एक विलेज है नारायणा करके, आपको पता होगा। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ऐसा वहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये जो विलेज है, मतलब ये जो नारायणा विलेज है,
ये वेस्ट ऑफ इंद्रप्रस्थ में लोकेट करता है, समझ सकते हो आप, मतलब इंद्रप्रस्थ के वेस्ट में लोकेट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें आपको जो अगर लिखनी है, अगर आपको मेंशन आता है कि आप लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो भी मिलते हैं इंद्रप्रस्थ के बारे में वो बताइए, तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तारीख फिरोजशाही मेंशन करनी है, एन अकबरी मेंशन करनी है, और ये मेडिवल इंस्क्रिप्शन मेंशन करना है। उसके बाद आप ऐसा लोगों में कॉमन बिलीफ चलता है कि युधिष्ठिर द्वारा जो है निधि छत्री टेम्पल जो है वो बनाया गया था, तो वो भी जो है क्योंकि ओरल कल्चर है उसको आपको मानना पड़ेगा, तो ओरल कल्चर पे आप ले सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मानी जाती है कि आर्कोलॉजिस्ट जो थे बीबी लाल, इन्होंने जो है बीबी लाल ने जो है तिलपट में भी जो है एक तरीके की एग्जीबिशन कैरी आउट करी थी। तिलपट क्या है, मैंने ऊपर ही आपको बताया था, 5 विलेजेस के मैंने नाम बताए थे कि जो माने जाते हैं कि पांडवास 5 विलेजेस में एग्जिस्ट करते थे। तो 5 विलेजेस के मैंने आपको नाम बताए थे, उसमें से जैसे कि ऑफ कोर्स सी बात है, एक तो हमारा हो गया इंद्रप्रस्थ। उसके अलावा जो दूसरे जो 5 विलेजेस जो थे उसी के अंदर से एक था तिलपट, और तिलपट के अंदर जो है एग्जीबिशन होने के बाद ये मालूम पड़ता है कि वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, पीजीडब्ल्यू और एनपीडब्ल्यू, मतलब पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो ये बताता है मतलब वो भी जो है कनेक्टेड है टूवर्ड्स इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो ये आपको मतलब चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है। तो 3-4 चीज़ें आपको समझ में आ गई, लेकिन हमें मतलब इतना पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता, मतलब करीबन 3000 साल पहले का नहीं, मतलब 3000 साल पहले नहीं, 3000 बीसी का नहीं मिलता हमें, 1000 बीसी तक के मतलब लास्ट लास्ट मिलता है। मतलब अगर महाभारत के अंदर जो जो पांडवास एग्जिस्ट करते होंगे और वो उस टाइम पर अगर क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिकली, मतलब अगर हम देखें और हिस्टोरिकली देखें और पांडवास उस टाइम पे एग्जिस्ट करते होंगे और उनके बीच में फाइट हुई होंगी फॉर द पर्पस ऑफ, जैसे कि आपने महाभारत में पढ़ी है, तो उस टाइम पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, हिस्टोरियंस बताते हैं कि हो सकता है ये वो उस टाइम की कहानी है जहाँ पर जो है अगर डिपेंड करता है, जैसे कि आपको पता है कि पावर किस तरीके से पास होती है, मौर्यन एम्पायर से कुशाना डायनेस्टी, कुशाना से फॉर द शुंगर सॉरी मौर्यन डायनेस्टी से शुंगर डायनेस्टी, फिर कुशाना डायनेस्टी। तो पावर कैसे पास होती है, जब दो दो जो अलग अलग युद्ध, अलग अलग जो होते हैं पार्टीज होती है, उनके बीच में लड़ाई होती है, जो इमर्ज होकर आता है वो रूलर जो है वही जो है रूल करता है। तो महाभारत हो सकता है कि ऐसा माना जाता है कि महाभारत जो है हो सकता है 800 बीसी के अराउंड जो है हुई हो। 800 बीसी मतलब आज से करीबन 3000 साल पहले। और वहाँ पर जो है लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस, कि हो सकता है महाभारत हुई हो अगर हमें जो है कुछ भी तरीके के एविडेंस मिलते हैं रिलेटेड टू पांडवास, ठीक है। अगर हमें जैसे उनके रिलेटेड कुछ भी तरीके के एविडेंस मिलते हैं तो हम मान सकते हैं कि महाभारत हुई थी। लेकिन फिर भी हम ये नहीं बता सकते ना, ऑफ कोर्स सी बात है, हम सुपर चीज़ें तो प्रूफ नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना भी यही है कि हो सकता है कि उस टाइम पर युद्ध हुआ हो एक बहुत बड़ा, और इसलिए लोगों के दिमाग में वो युद्ध हो, और वो युद्ध को लेकर जो है लोगों ने जो है कहानियाँ लिखी है। और कहानियाँ जब लिखी है, तो जब कहानियाँ लिखी जाती है तो आपको ऑफ कोर्स सी बात पता है, कहानियों में आपने पढ़ा है हाइपरबोली ऐड हो जाता है। उसमें आपको पता है बहुत सारे तरीके के फिगर ऑफ स्पीच ऐड हो जाते हैं। जैसे कि बचपन से आप पढ़ रहे हो कि राणा प्रताप का घोड़ा मतलब इतना फास्ट था, तो उसको मतलब क्या कहते हैं एग्जैजरेट किया जाता है। तो हो सकता है हिस्टोरियंस का मानना है कि उस टाइम पे भी उन सब चीज़ों को जो है एग्जैजरेट करके जो है बताया गया हो। ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि क्या कहते हैं महाभारत हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे जितनी भी तरीके की जो सुपरनेचुरल चीज़ें जो माइथोलॉजी में लिखी गई है वो आप प्रूफ कर सको, क्योंकि वो प्रूफ करने के लिए आपके पास जो है कोई भी तरीके के एविडेंसेस अभी तक नहीं मिलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले हमको लगता था कि इंद्रप्रस्थ का जो है ना एक तरीके से मिथ है, लेकिन 1847 से लेकर 1950 के बीच में दो चीज़ें ऐसी होती है जो बताती है कि ये मिथ नहीं है, ट्रुथ है। मतलब इंद्रप्रस्थ को जो है क्या कहते हैं एग्जिस्ट करता था, ऐसा जो है क्या कहते हैं बताने की दो चीज़ कोशिश करती है, लेकिन अल्टो पूरी तरीके से प्रूफ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज़ तो ये होती है कि मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट थिंग उस टाइम पर क्या होती है कि जो 18-19 सेंचुरी में बायोग्राफी जो लिखी जाती है हुमायूं की, तो हुमायूं के टाइम पे जो है ना आपको पता है हुमायूंनामा लिखी गई थी, वो उनके जो है बहन द्वारा, ठीक है। तो उस उन्होंने जो है उसमें बताया था, हुमायूं की बायोग्राफी लिखी थी, तो उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने जो है अपना जो फोर्ट है, मतलब पुराना किला का जो फोर्ट है वो इंद्रप्रस्थ के रिमेन्स के ऊपर बनाया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब ये हमने बाद में जाके पढ़ी 19th सेंचुरी में, तब हमें ऐसा लगा कि नहीं अब हमें उसको बारे में जो है और रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद फिर अब हमने अबुल फजल द्वारा एन अकबरी लिखी गई थी, तो उसमें हमने पढ़ा कि भाई उसमें भी जो है लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि सबसे पहले दिल्ली का नाम क्या था, इंद्रपट था। तो इसलिए हमको ऐसा लगने लग गया कि नहीं ऐसा ही होगा। और फिर जो है एएसआई के जो फाउंडर थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंगम, वो इंद्रप्रस्थ यानी इंद्रपट को जो है वो जोड़ते थे प्लॉटेमी की ज्योग्राफी से,
ठीक है, तो फिर हमको थोड़ा सा और लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इंडोलॉजिस्ट थे जैसे कि विलियम जॉन्स। तो इंडोलॉजिस्ट में जो विलियम जॉन्स ऑफ कोर्स ही बात है वब्रिटिशर्स की तरफ से थे, बट दे वर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंडिया। तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने जो है बताया कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उन्होंने फाउंड की थी, आपको पता है, वहाँ पर उन्होंने बताया कि ईरान की एक पावरफुल हिंदू मोनार्की थी, ठीक है। मतलब ईरान से जो है वो इंडिया माइग्रेट आती है और वो जो है अयोध्या और इंद्रप्रस्थ को फाउंड करती है। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आर्यंस जो है आर्यंस इंडिया में आए थे। तो बेसिकली आर्यंस जो इंडिया में आने की थ्योरी है या फिर इंडिजिनस थ्योरी है, वो थ्योरी चलते रहती है। देखिए थ्योरी थ्योरी होती है, प्रूफ नहीं होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू विलियम जोन्स देखा जाए तो वो जो है वहाँ से माइग्रेट होकर जब इंडिया में आते हैं तो अयोध्या और इंद्रप्रस्थ को जो है वो फाउंड करते हैं। ठीक है, अयोध्या और इंद्रप्रस्थ को जो है वो फाउंड करते हैं, ऐसा जो है मानना है। मतलब अयोध्या के कंटेम्प्रेरी में इंद्रप्रस्थ है ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों भी जगहों का जो है मेंशन लोकेशन वो नहीं दे पाते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, अभी भी हम इंद्रप्रस्थ का लोकेशन नहीं दे पाए। हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आज के टाइम का जो पुराना किला है उससे रिलेटेड ये जो है लोकेशन हो सकती है। तो एक और हमको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डिस्कवरी देखने को मिलती है। डिस्कवरी नहीं कहोगे आप, क्योंकि देखिए उस टाइम पर क्या हो रहा था 18-19 सेंचुरी में, स्पेशली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो है स्कॉलर्स उभर कर आ रहे थे और उस टाइम पर जो है ये इंद्रप्रस्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। बिकॉज देखिए जब तक मैंने आपको बताया था कि जब तक ये डिस्कवरी नहीं होती जब तक हम देखेंगे कि हुमायूं का हमको बायोग्राफी देखने को मिलती है जिसमें इंद्रप्रस्थ के मेंशन मिलता है, तब हम समझते हैं कि हाँ हो सकता है कि इंद्रप्रस्थ जो है एग्जिस्ट करता है। इसलिए उस टाइम पर सर सैयद अहमद खान जो है आपको पता है उस टाइम पे थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था असरुस सनादित। ठीक है, असरुस सनादित, इसका मतलब ये होता है द लीगेसी ऑफ हीरोज। और वो बताते हैं कि इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि इंद्र मतलब युधिष्ठिर ने जो है इंद्रप्रस्थ 1450 बीसी में फाउंड किया। अब 1450 बीसी मतलब कौन सा टाइम पीरियड हो गया, आपको रिलेट करना है, ये लेट हड़प्पन टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद वो बोलते हैं कि हस्तिनापुर से लेकिन वो रूल करते थे, ठीक है, युधिष्ठिर। उसके बाद वो बताते हैं कि दुष्यावना ने अपना जो कैपिटल है कुरुज का, वो जो कुरुज का कैपिटल है वो हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। क्यों बदला? 1212 बीसी में। देख सकते हैं आप 1212 बीसीई का मेंशन हो रहा है। इतना ज़्यादा स्पेसिफिक आप सिर्फ एडी के अंदर बात कर सकते हो। एडी बीसी आई होप आपको पता होगा, आप ग्रेजुएशन में आ गए हो, मुझे पता है आपको सबको पता होगा। बट जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दे रही हूँ। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हम इसको हिंदी में कहते हैं 1212 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, या फिर हम इसको कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा मसीह जो है, ईसा पूर्व हम इसको कहते हैं। और जो है मतलब जब 2000 ईयर्स पहले, मतलब आज जितना आप डेट लिखते हो 2023, तो 2023 मतलब 2023 ईयर्स पहले जो है जीसस क्राइस्ट आए थे। जीसस क्राइस्ट जिसको जो है क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और जो है मुस्लिम जिसे ईसा कहते हैं, ठीक है, ईसा मसीह कहते हैं, जो उनके प्रॉफिट थे। ठीक है, ईसा मसीह जिन्हें जो है कहा जाता है। तो ईसा मसीह जब कहा जाता है, ईसा मसीह कहते हैं लेकिन वो उनको मसीहा कहते हैं, इस तरीके का है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक बात है कि आप जो है प्रेजेंट एरेना में थोड़ा बहुत बता सकते हो, लेकिन इतना पुराना आप एग्जैक्टली कैसे बता रहे हो, ठीक है, कि 1212 में ऐसा हुआ था। तो एक्चुअली इनका जो मतलब जो सर सैयद अहमद खान का है, इनका कंसीडर नहीं किया जाता। बिकॉज ये जो है क्या कहते हैं, हो सकता है कि उस टाइम पर उन्होंने खुद के फेवर के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स के फेवर में आने के लिए उन्होंने जो है इस तरीके का एग्जैक्ट डेट दे दी हो, बल्कि एग्जैक्ट डेट का कुछ पता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि आनंगपाल तोमार द्वारा भी जो चीज़ फाउंड की गई थी, जैसे आनंगपाल तोमार के द्वारा लालकोट जो है किला बनाया गया था, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि लालकोट ही जो है इंद्रप्रस्थ की जगह है, लेकिन वो बाद में गलत प्रूफ हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे कि होता है ना, आपने पढ़ा होगा अलेक्जेंडर कनिंघम जो फर्स्ट हमारे एएसआई के थे फाउंडर, वो क्या बताते हैं, हड़प्पा की उनको पोट्री मिल जाती है, ठीक है। वो क्या सोचते हैं, हड़प्पन सील मिल जाती है और उनको लगता है ये किस टाइम पे, बुद्धिस्ट टाइम की है, मतलब 200 बीसी इस टाइम पे। लेकिन वो उनको ये नहीं पता होता कि ये हड़प्पन टाइम की है, ठीक है, मतलब 3000 साल बीसी, 3000 बीसी के टाइम की है। तो वैसे ही ये बोलते हैं कि लालकोट जो है वो इंद्रप्रस्थ की लोकेशन पे है, लेकिन ये गलत हो जाता है बाद में जाकर। दूसरी चीज वो बोलते हैं कि उनको एक पांडव एरा की ब्रिक मिली, और वो बताते हैं कि पांडव एरा की ब्रिक तो वो 2607 बीसी के टाइम की बताते हैं, सोचिए। और 2607 बीसी इतना एग्जैक्ट कैसे बताया जा सकता है? लेकिन बाद में जाके गलत चीज़ प्रूव हो जाती है, बिकॉज आपको पता है कि इतना पहले पांडवास थे ही नहीं। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है और जो सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल थ्योरी कंसिडर की जाती है वो कुछ इस तरीके से है
कि वो कंसिडर किया जाता है कि जो हड़प्पन टाइम था, हड़प्पन टाइम जो था वो कंसिडर किया जाता है द्राविडियंस का टाइम, जो कि एब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे ऑफ इंडियंस। ये थ्योरी बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, इंग्लिसिस्ट और इंडियंस द्वारा प्लॉसिबल है, एक्सेप्टेबल है, और ऐसा माना जाता है कि ये एबोरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। क्यों भाई, ऐसा क्यों माना जाता है? द रीज़न बीइंग कि ऐसा माना जाता है कि ये लोग के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है इक्वालिटी के साथ ये लोग रहते थे, क्योंकि आपको देखने को मिलता है ना कि जो हड़प्पा मोहनजोदारो है उसका कंस्ट्रक्शन कितना अच्छे से किया जाता है, फ्लरिश जो है, वेल फ्लरिश हाउसेस होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ये चीज़ आपको लेटर वैदिक पीरियड में नहीं देखने को मिलेगी। तो हड़प्पन जो पीरियड होता है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वो द्राविडियन का पीरियड कंसिडर किया जाता है और इनको एबोरिजिनल इनहेबिटेंट समझा जाता है इंडिया का। इसके बाद ये समझा जाता है कि ये लोग जो लोग थे, ये लोग जो है थोड़ा इक्वालिटी से रहते थे। अगर आपने कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा होगा ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको वहाँ भी समझाया था कि जो एंटी ब्राह्मणिज्म पूरा मूवमेंट चलता है, मतलब एक्चुअली द्राविडियंस जो होते हैं, और या फिर आप अगर ट्राइबल्स देख लीजिए, तो उनकी सोसाइटी बहुत एगैलिटेरियन होती है, उनके अंदर कास्ट, क्लास, वर्ण इस तरीके की चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि बाद में आया वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वेद कंपोज होना स्टार्ट हुई, यानी 1500 बीसी के करीब, ठीक है, जिसको आप लेट हड़प्पन पीरियड से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम के हमको सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं। लेटेस्ट नहीं, सॉरी, सबसे लास्ट जो सबसे ज़्यादा हमको अर्ली एविडेंस मिल रहे हैं वो कहाँ के मिल रहे हैं? 1000 बीसी तक के मिल रहे हैं, उसके आगे हमको अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, नॉर्दर्न पॉलिश वेयर हमको 1000 बीसी तक के मिला है, तो हम उसको लेट हड़प्पन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए उपिंदर सिंह जो है बताती है, मैं आपको इधर कंटिन्यू कर देती हूँ, उनका बताऊंगी। तो वैदिक पीरियड का 1000 बीसी उस टाइम पे, मतलब वैदिक पीरियड में 1500 बीसी से शुरुआत हो गई थी जब ऋग्वेद कंपोज हो रही थी। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि उसमें तो मेंशन नहीं है, ठीक है, वेद में। बाद में आपको देखने को मिलता है कि जो इस टाइम का जो अर्ली वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड है, तो जो ये वैदिक पीरियड का जो टाइम है, जिसमें हम कहते हैं कि ये जो है वैदिक पीरियड है और इसके अंदर सारी वेदा जो है, सबसे पहले ऋग्वेद की शुरुआत हुई है, वो लिखी गई। तो अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि महाभारत लिखी जाती है। ठीक है, महाभारत का टाइम पीरियड उपिंदर सिंह अपनी बुक में बताती है कि अगर महाभारत जो है लिखी जाती है तो वो किस टाइम पीरियड में लिखी जाती है। उनकी एक बुक है एंशियंट पास्ट। ठीक है, क्या बुक है उनका नाम? का नाम रेली एंशियंट पास्ट। और ये बुक बहुत ज़्यादा जो है मानी जाती है, मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, कॉमनली एक्सेप्टेड है, आप पढ़ सकते हो ये बुक को। ठीक है, तो यहाँ पर इस बुक में वो लिखती है कि अगर महाभारत अगर हुई है, महाभारत जो लिखी गई है, तो वो ऐसे टाइम पीरियड में लिखी गई होगी, उसमें आयरन का मेंशन होता है। ठीक है, आपने महाभारत पढ़ी है तो आपको पता होगा उसमें आयरन टूल्स का मेंशन होता है। अब आयरन की डिस्कवरी कब होती है? आयरन की डिस्कवरी होने से पहले आयरन के बारे में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो ऑफ कोर्स ही बात है, उपिंदर सिंह इसलिए बताती है कि उस आयरन की डिस्कवरी होने के बाद ही जो है महाभारत जो है लिखी गई होगी। इसलिए वो बताती है कि एक तो वो बताती है कि पुराना किला बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और दूसरी चीज़ वो बताती है कि 400 BCE से लेकर 400 AD तक के बीच में जो है वो लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? महाभारत लिखी गई थी, अकॉर्डिंग टू उपिंदर सिंह, एंशिएंट दिल्ली। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में अगर आपको मेंशन करना है। इसके बाद आप देख सकते हो, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों बोल रही है वो, क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है कि जो है आयरन की डिस्कवरी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद एक और बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो वैदिक पीरियड था ना, ये वैदिक पीरियड में जो है शुरुआत हो गई थी क्लास डिविजन्स की। ठीक है, तो क्लास डिविजन्स की शुरुआत हो गई थी, और ये चीज़ आपको मेंशन मिल जाती है वेद में, और बाद में जाकर मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में। तो यहाँ पर जो है 4 पार्ट में जो है डिवाइड हो गई थी सोसाइटी वैदिक पीरियड से, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण। और जो 4 है, आपको वर्ण बहुत अच्छे से पता है, मैं चारों वर्ण नहीं लिखूंगी, आपको जल्दी से पढ़ाना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, और उसके बाद वैश्य, और फिर शूद्र। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है, क्या कहते हैं, ये जो टाइम पीरियड है, ये है वैदिक टाइम पीरियड है। कि इतना आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज देखिए, आपको है ना हिस्ट्री सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के छोड़ना नहीं है, आपको समझना है हिस्ट्री। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो फिर तो ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं भी है तो आपको जनरल नॉलेज के लिए जो है ये ज़रूर पढ़ना चाहिए।
बिकॉज़ ये सब चीज़ें जो है ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ में आपके काम तो ज़रूर आएगी। आपको कोई जब आप किसी से डिस्कशन करोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं कि अब भूपिंदर सिंह का तो ये कहना है, अब बाद में जाकर ये जो है, जो सैयद अहमद खान जो इंटरप्रिटेशन देते हैं गलत प्रूफ हो जाता है। क्यों गलत प्रूफ हो जाता है? बिकॉज़ वो जो है जो 2607 बीसी का जो टाइम पीरियड बताते हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता है। और जो ये हमारा महाभारत जहाँ हुई थी, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुई नहीं थी, वो वैदिक पीरियड के बाद हुई थी। ठीक है? तो वैदिक पीरियड के बाद हुई थी, जब वेद कंपोज होना स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम के बाद हुई थी, तो ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे कि भूपिंदर सिंह बताती है 400 बीसी से 400 एडी के बीच में महाभारत का जो है टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जब वैदिक पीरियड की शुरुआत जो है ये चारों क्लासेस से जो है होती है। ठीक है? यही डिफरेंस है हड़प्पन का जो पीरियड था, द्राविडियन पीरियड, और उसके बाद हमको देखने को मिलता है ये 4 डिवीजन होते हैं उस पीरियड में। दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। लेकिन सैयद अहमद खान के बहुत सारे क्लेम गलत प्रूफ हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो बोलते हैं कि 2607 बीसी में पांडव एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो गलत प्रूफ हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे अगर पांडव एग्जिस्ट करते होंगे, अगर आप खुद इमेजिन करिए, वहाँ आयरन का यूज़ नहीं था। आयरन का डिस्कवरी कब होती है? 6th सेंचुरी बीसी में। ठीक है? तो जब आयरन की डिस्कवरी ही नहीं हुई है, तो फिर क्या कहते हैं, आयरन टूल्स कैसे यूज़ हो सकते हैं महाभारत के अंदर? तो इसलिए ये गलत प्रूफ हो जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपको देखने को मिलेगा कि सैयद अहमद खान इतने ज़्यादा एग्जैक्टली बता रहे हैं, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो इतने एग्जैक्टली बता सके। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात आती है कि लेकिन इन्होंने जो है बुक पब्लिश की थी, उसके बाद लोगों ने और ज़्यादा बुक पब्लिश की और इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट इनकी पब्लिशिंग थी। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि इंद्रप्रस्थ जो है अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया। ठीक है? एक और बात समझ लीजिए कि एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। ठीक है? भले ही उसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, ऑथर्स ने, टूर गाइड्स, ब्लॉगर्स, इतने लोगों ने जो है ना, डिस्पाइट द लैक ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उसको जो है बताया है कि सही है। और आप देख सकते हो, बोला जाता है ना कि एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट करते जाओ, तो इतना ज़्यादा रिपीट कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं इसका इल्यूजन ऑफ ट्रूथ क्रिएट हो गया है। ठीक है? तो बेसिकली मतलब जब आप मतलब कोई चीज़ को बार बार रिपीट कर देते हो, तो कोई भी चीज़ का इल्यूजन ऑफ ट्रूथ नहीं क्रिएट हो जाता है, तो वैसा ही इसका क्रिएट हो चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि इंद्रप्रस्थ एग्जिस्ट नहीं करता, बट अभी भी हम जो है हिस्टोरिकली, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि इंद्रप्रस्थ एग्जिस्ट करता था। अब देखिए, हमने बहुत देर से बात कर रहे थे इंद्रप्रस्थ के बारे में। इंद्रप्रस्थ के अलावा भी आप देखोगे 5 सिटीज़ का हमें मेंशन मिलता है इन दी महाभारत। ठीक है? महाभारत में हमें 5 सिटीज़ का मेंशन मिलता है। अब उसके अकॉर्डिंग हम जो है इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है? तो 5 सिटीज़ कौन-सी है? एक तो आपको देखने को मिलेगा कि एक लो जो है मतलब लेजेंड से जो है कहानी निकाली गई है कि कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप जो है मतलब हस्तिनापुर अगर हमें जो है पांडवास को जो है 5 विलेज दे देंगे, ठीक है? इंद्रप्रस्थ दे देंगे, ठीक है? स्वर्णप्रस्थ दे देंगे, जिसको इंद्रप्रस्थ जो अब अभी इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे थे वो वाला। स्वर्णप्रस्थ यानी सोनीपत अभी जो है यहाँ पर नहीं है, हरियाणा के करीब है। पानप्रस्थ या फिर पांडुप्रस्थ आप उसको कह सकते हैं, पानीपत के अंदर, जो कि जिसका नाम जो है प्रेज़ेंट डे पानीपत है। उसके बाद व्याघ्रप्रस्थ मतलब बागपत को कंसीडर किया जाता है। और तिलप्रस्थ के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, तिलपट में जो है क्या कहते हैं एग्ज़िबिशन किए गए थे बाय दी बाय दी होम। आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल नाम ऐसे भूलना नहीं है, लिख के रख लो। ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी लिखनी है और आपको पता भी होना चाहिए। तो बीबी लाल द्वारा वहाँ पर तिलपट में एग्ज़िबिशन किए जाते हैं, वहाँ से भी उनको जो है नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पोट्री मिलती है और पीजीडब्ल्यू यानी कि उनको क्या मिलता है, पेंटेड ग्रेवेयर पोर्ट्रेट मिलती है। तो 5 वो विलेजेस को माँगते हैं कि 5 विलेजेस आप हमें दे दो तो हम डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन जो है वो मना कर देते हैं दैट नहीं, हम कुछ भी नहीं देंगे। और फिर उसको ऑफ कोर्स सी बात है, वो वॉर होती है और फिर आपको महाभारत होती है, वो आपको पता है। तो सेकेंडली यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस मैंने आपको बता दिया 400 बीसी से लेके 400 एडी के बीच में महाभारत लिखी गई होगी। इट डज़न्ट मीन कि उस टाइम पे हुई है, थोड़ा पहले हो गई होगी। ठीक है, वो हो सकती है, लेकिन उपिंदर सिंह जिस तरीके से बताती है तो उस तरीके से हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि एने अकबरी में हमें देखने को मिलता है कि तिलपट जो है, तिलपट एक परगना था, ऐसा बताया जाता है दिल्ली के अंदर। ठीक है? और जिसने इतने सारे डैम, सोचिए आप, इतने सारे डैम मतलब कि 30,77,913 डैम्स जो है इंपीरियल ट्रेजरी को दिए थे। ठीक है? और 400 इन्फेंट्री और 40 कैवलरी ट्रूपर्स दिए थे। ठीक है? तो आप सोच सकते हैं
ऐसा लिखा गया है अनेक बारी में। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें एग्जैजरेटेड भी होती है, कुछ चीज़ें सही भी होती है, लेकिन जो लिखा है वो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1658 के अंदर जो मुगल एम्परर बनते हैं औरंगजेब, वो बताते हैं कि तिलपट जो है तिलपट गढ़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिलपट क्या नाम से जाना जाता है? तिलपट गढ़ी से, ठीक है। और 1669 में तिलपट जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेंटर बन जाता है जाट रिबेलियन का बाय तिलपत जमींदार गोकुला, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे नाम ऐसे जो अर्लियर एंशियंट पीरियड में चले आ रहे थे, वही नाम जो है मेडिवल में भी चले आते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है और फिर बाद में जाके भी चले आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आनंदपाल तोमार द्वारा जो फाउंड किया गया था दिल्ली, तो दिल्ली का बोला जाता था उसको, दिल्ली, ठीक है। बाद में जाके उसका नाम पड़ा दिल्ली, तो लोग बोलते थे ना दिल्ली दिल्ली बोलते थे। फिर अब गवर्नमेंट ने उसका नाम रखी दिल्ली, DELHI, फिर न्यू दिल्ली, तो अलग अलग नाम रखती ना। तो बेसिकली वो मतलब बताया जा रहा है कि जो नाम चलते आते हैं ना लोगों के दिमाग में रहते हैं, ठीक है। आप जिस शहर से बिलोंग करते हो उसका कुछ नाम है, उसकी भी कुछ हिस्ट्री होगी, आप पढ़ना। तो उसका भी नाम की हिस्ट्री होती है, तो नाम जो है ना गवर्नमेंट कभी कभी चेंज कर देती है। तो गवर्नमेंट नाम चेंज कर देगी, उसके पहले वाला नाम क्या है वो समझना, क्योंकि आप ये भी गवर्नमेंट अगर कुछ नाम चेंज कर दे रही है तो हिस्ट्री तो चेंज नहीं हो जाएगी। तो जो हिस्ट्री जो है उसकी वो आप जो है वहाँ की पढ़ने की कोशिश करना। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया तिलपट के बारे में। तो तिलपट के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो आपको इंद्रप्रस्थ के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, बट तिलपट के बारे में भी आ सकता है कि एंशियंट रीजन में जितने भी सिटीज़ हैं उन सब के बारे में बताइए लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं 1 घंटे के अंदर फ़िनिश कर दूँगी, लेकिन सॉरी 1 घंटा हो गया, अभी तक फ़िनिश नहीं हुआ। देखिए मुझे ना ऐसा जमता नहीं है कि मैं ऊपर-ऊपर से आपको पढ़ा दूँ और बाकी जैसे कि यूट्यूबर्स पढ़ा देते हैं और बोलते हैं चलो फिर चैप्टर फ़िनिश। आपकी नॉलेज सुपरफिशियल हो, आपको कुछ मज़ा ना आए, अंदर तक आपने हिस्ट्री समझी नहीं, जानी नहीं, हिस्ट्री को फ़ील नहीं किया, तो आपने कैसी हिस्ट्री पढ़ी? तो मुझे ऐसी हिस्ट्री पढ़ाना पसंद नहीं है। आराम से पढ़ेंगे लेकिन अच्छी हिस्ट्री पढ़ेंगे और जो है पूरा समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ना आप बिंदास लिख कर आ सको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ऐसी ऐसी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है हमें, ऊपर-ऊपर से हिस्ट्री पढ़नी है तो आप ही सॉल्व का मटेरियल खोल के पढ़ लो, ठीक है? हम हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो अभी क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में नई शुरुआत करेंगे, 1 घंटा और पढ़ लेंगे और फिर फाइनली जो है इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो फिर ख़त्म कर देंगे और फिर जो है नया चैप्टर हम शुरुआत कर देंगे। आपको जो है चैप्टर पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना। नहीं पसंद आया हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन करके बताना। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, फीडबैक आर ऑलवेज़ वेलकम्ड, ठीक है? इस चैप्टर के नोट्स मैंने आपको बताए अपलोडेड है ऑन टेलीग्राम चैनल, एक्सेस कर सकते हो आप वहाँ से। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सॉल्व का मटेरियल है ये भी मैं अपलोड कर दूँगी ऑन टेलीग्राम चैनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी अपलोड कर दूँगी ऑन टेलीग्राम चैनल। सब कुछ वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो एट वन गो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पानीपत हम आगे बढ़ाएँगे और फिर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।